फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अलग ही टॉपिक भारत और रसिया संबंध के बारे में बात करेंगे, है ना। भारत और रसिया के बीच में इतिहास में जो है वो कैसे दो अलग अलग देश के बीच में मित्रता स्थापित हो जाती है और आने वाले भविष्य में ये मित्रता जो है और धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। अभी वर्तमान परिदृश्य में भी मित्रता काफ़ी आगे तक बढ़ गया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत ये टॉपिक्स आता है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस उद्देश्य से दो देश के बीच में संबंध होता है, वो उद्देश्य के बारे में बात कर लेंगे। या रशिया हो चाहे और भी विभिन्न देशों से संबंध जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जब स्थापना होता है देश के बीच में, तो उसका मुद्दा क्या क्या होता है, तो उसका कुछ बिंदु है ना। उसमें देखिए मुख्य बिंदु क्या क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। सबसे पहले व्यापार से रिलेटेड, मतलब व्यापार से रिलेटेड मुद्दा होना चाहिए। दो देश के बीच में व्यापार के लिए सहयोग होता है। सांस्कृतिक और शिक्षा, यहाँ के छात्र अदर देश में किसी भी देश में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो वहाँ अगर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ के देश, उस देश से हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सांस्कृतिक सहयोग, हमारे देश की संस्कृति का और उस देश की संस्कृति का मेल मिलाप होता है। जब दो जगह के लोगों का व्यापार व्यवस्था मिलता है तो और दो जगह के लोग जब मिलते हैं तो उनका सांस्कृतिक रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, ये सब को लेकर के दोनों का मेल मिलाप होता है। तीसरा क्या है, तकनीकी सहयोग होता है, मतलब तकनीकी साझेदारी होती है दोनों देश के बीच में। जब व्यापार होता है तो ऐसा नहीं सिर्फ खाने पीने तक का व्यापार होता है, यहाँ टेक्नोलॉजी का भी व्यापार होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का व्यापार हुआ, और हवाई जहाज वगैरह के मशीनरी चीज़ का व्यापार हुआ। ये सब का जब व्यापार होता है तो तकनीकी सहयोग भी मिलता है एक दूसरे देश के। आगे उसके बाद आयात निर्यात, वही हो गया व्यापार से रिलेटेड। एक दूसरे के वैश्विक स्तर पर सहयोग कर प्रदान करना, है ना। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो देश के बीच में मित्रता का संबंध जब अच्छा होता है तो दोनों देश एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करते हैं। हम बात कर रहे हैं रशिया के बारे में, भारत और रशिया संबंध के बारे में। तो भारत और रशिया के बीच में संबंध कैसे स्थापित होता है, कैसे विश्व के दो देश जो है, दो देश के बीच में एक मित्रता का संबंध धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोनों देश के विचारधारा पे बात कर लेते हैं। भारत और रूस संबंध में सबसे पहले विचारधारा ये है कार्ल मार्क्स महोदय। कार्ल मार्क्स, रशिया जो है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करता है। वही बात करें भारत की, है ना, भारत की विचारधारा को बात करें तो गांधीवादी विचारधारा पर चलता है ना। अभी ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या है, गांधीवादी विचारधारा क्या है, दोनों के बीच में संबंध कैसे स्थापित होता है, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद एक एक करके सब पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी का विकास होता है, साम्यवादी की तरफ बढ़ावा देते हैं, वर्गहीन समाज की बात करते हैं। देश में कोई भी उच्च, समाज में कोई उच्च ना होगा ना कोई निम्न वर्ग का होगा, सब जो लोग होंगे वह सब एक समान स्तर के होंगे, वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा ये है कि अमीर गरीब सभी की कल्याण की बात करना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी के कल्याण को लेकर के, सभी को फायदा हो ऐसा हम कुछ काम करें, ये है गांधीवादी विचारधारा भारत का। देखिए कार्ल मार्क्स वर्गहीन समाज की अवधारणा को व्यक्त करते हैं, है ना। और वही मार्क्सवादी विचारधारा, इसी को साम्यवादी को बोलते हैं, है ना। दूसरा कल्याणकारी विचारधारा, महात्मा गांधी कल्याणकारी विचारधारा की अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्रता पूर्व। अब रशिया और भारत के संबंध को जो है वह हम 2-3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये आपको एग्जाम वगैरह में आ सकता है, जैसे पीसीएस वगैरह में आता है, ऐसे तो आता नहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, स्टेट पीसीएस में आता है या फिर सिविल सर्विस एग्जाम में आता है। इसका 2-3 पॉइंट में बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बस। अब सबसे पहले भारत आज़ादी से पूर्व रशिया से क्या संबंध रहता है, और आज़ादी के वक्त यानी कि शीत युद्ध के समय रशिया से क्या संबंध रहता है, और शीत युद्ध के बाद रशिया से क्या संबंध रहता है। हम 3 मुद्दे को लेकर के भारत और रूस के बीच में संबंध को डिस्कस करेंगे। तो पहला है स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता से पूर्व क्या संबंध रहता है दोनों देश के बीच में, उस पर ध्यान देंगे, है ना। विश्व जो, अब देखिए भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, विश्व पूरा 2 गुट में विभाजित था। एक साम्यवादी गुट था, उसका नेतृत्व रशिया कर रहा था। दूसरा गुट जो था वो पूंजीवादी गुट था। अब पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व यूएसए कर रहा था। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व यूएसए संभाल रहा था।
अब भारत का झुकाव आजादी के वक्त ऑब्वियसली बात है, गांधी जी भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित, वही बात करें हम भगत सिंह, वो भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित, जवाहरलाल नेहरू वो भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित, और भी बात करेंगे मोतीलाल नेहरू वो भी समाजवादी विचारधारा से, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जितना भी स्वतंत्रता सेनानी जो रहते हैं ना, वो ज्यादातर जो है राष्ट्रीय साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा से ज्यादा प्रेरित रहते हैं, है ना। सब लोग जो है वो भारत में, अगर भारत का पुनर्स्थापना अगर ब्रिटिश को वहां से भारत से निकालने की बात करते हैं, तो भारत में जो है वो समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने की बात करते हैं एक तरफ। अब सभी लोगों के कल्याण, जैसे गांधी जी को ही लेकर के देख लें, तो गांधी जी किसके लिए आंदोलन चलाते हैं? मजदूर के लिए, है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर में आंदोलन चलाते हैं 1918 में, 1917 में यहाँ चलाते हैं किसानों के लेकर के मजदूर आंदोलन। फिर दलित उत्थान की बात करते हैं 1903 के आसपास, और उसके बाद जो है एक अंतिम में भारत छोड़ो आंदोलन में। तो गांधी जी इतना जो आंदोलन चला रहे थे उसमें से किसका नेतृत्व, मतलब विचारधारा से प्रेरित थे ज्यादातर? वही समाज के उत्थान की बात कर रहे थे, है ना। तो उनका झुकाव भी समाज के उत्थान वाला तरफ ज्यादा रहेगा। पूंजीवादी जो होता है उसमें जो होता है देश का टोटल शासन प्रशासन का नेतृत्व पूंजीवादी लोग करते हैं, शासन व्यवस्था का नेतृत्व नहीं करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का रेगुलेशन रहता है वहाँ पूंजीवादी के द्वारा किया जाता है। सरकार का काम सिर्फ रहता है उसको ऊपर से देखने का कि कोई गलत ना करे, किसी का मौलिक अधिकार का हनन ना हो। वही समाजवादी विचारधारा की बात करें तो समाजवादी विचारधारा में जो रहता है, साम्यवादी की पहले बात करेंगे, साम्यवादी में जितना भी देश की संसाधन होता है उस पर पूरा अधिकार सरकार का होता है ना, सरकार सब पर बराबर यूज करती है वो संसाधन का। अब वही समाजवादी विचारधारा की बात करेंगे तो इसमें दोनों का मिश्रित रूप है, पूंजीवादी विचारधारा का भी कुछ रूप मिलेगा और कुछ इसका साम्यवादी विचारधारा का भी। जैसे हमारे देश में ले लेते हैं, कुछ निजी कंपनियां भी कार्य करती है, तो सरकारी कंपनियां भी कुछ कार्य करती है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1927 में नेहरू जी सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे और उससे काफी प्रभावित भी थे। कारण क्या था? उस समय लेनिन का शासन था वहाँ। लेनिन के शासन में वहाँ पंचवर्षीय योजना जैसे भारत में आता है वैसे ही वहाँ भी योजना चलता था। तो वहाँ फर्स्ट योजना में जो है वो कृषि के फर्स्ट योजना में जो है वो कृषि को विकास उत्थान को लेकर बात किया जाता है ना। तो कृषि का डेवलपमेंट हो जाता है उसमें। दूसरा में जो है वो तकनीकी उत्थान की बात करते हैं, है ना। तकनीकी यानी कि उद्योग, तकनीक उत्थान की बात करते हैं तो दूसरा में जो है तकनीक का उत्थान हो जाता है यानी कि उद्योग का विकास होता है। ये योजना रशिया द्वारा चलाया जाता है ना। ये योजना को ही लेकर के रशिया धीरे धीरे अपना प्रगति की ओर बढ़ रहा था और हाल फिलहाल विश्व में जो है बहुत तेजी से वो विकास किया था। इस कारण भारत के नेता ज्यादा प्रभावित थे रशिया से, और कोई रीजन नहीं था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रशिया को पहले यूएसएसआर बोला जाता था, है ना। यूएसएसआर का विघटन होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कब होता है। जो 1991 में विघटन होता है उसका, 1922 में गठन होता है। अच्छा यहाँ दिया होगा 30 दिसंबर 1922 का यूनियन सोशलिस्ट सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का स्थापना होता है। उसमें से 15 देश का समूह रहता है, यही है। रूस है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस है, मोल्डोवा है, यूक्रेन है ना, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। 5 गो मिडिल ईस्ट में हो गया, यहाँ 5 गो, 3 गो यहाँ हो गया काकेशस में, और यहाँ 6 गो यूरोप में, 1 हो गया रशिया। 6 5 11 3 14 1 15 देशों मिल करके यूएसएसआर का गठन करते हैं। वही शीत युद्ध के काल में आगे जाकर के यही टूट जाएगा, आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में, है ना। देखिए आजादी के पश्चात, अब ये आजादी का दूसरा काल चल रहा है भारत रशिया संबंध के, वो आजादी के पहले का काल था, अभी आजादी के बाद आ गया। आजादी के पश्चात क्या होता है, क्योंकि पूरा विश्व 2 गुटों में बंधा हुआ था, अभी पहले ही बताए थे। एक साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था, एक था पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था। तो भारत सरकार चाहती थी कि हम जो है ये दोनों की लड़ाई के बीच में ना पड़े, और ये रहना भी चाहिए, है ना। लड़ाई से फायदा तो होता नहीं है। तो भारत ये दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं करता है, ना ही ये पूंजीवादी को अपनाता है, ना ही साम्यवादी को अपनाता है।
ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है और गुट निरपेक्ष नीति का पालन करता है। ना ही वो साम्यवादी गुट में शामिल, ना ही पूंजीवादी गुट में शामिल होता है। इससे होता क्या है, लेनिन का शासन चल रहता है उस टाइम में यहाँ रशिया में। लेनिन सोचता है कि इसका झुकाव अमेरिका की तरफ है और अमेरिका सोचता है इसका झुकाव रशिया की तरफ है, लेकिन क्लैरिटी दोनों को नहीं हो पाता है कि एग्जैक्टली ये झुकाव किसके तरफ है। हालांकि इससे ज्यादा दिखता है कि समाजवादी जो है वो साम्यवादी का ही अलग रूप है ना। समाज के कल्याण की बात करता है साम्यवादी, वो एक्सट्रीम लेवल पर है, समाजवादी थोड़ा सा कम लेवल पर है। आगे बात करते हैं, गुट निरपेक्ष नीति के कारण स्टालिन इसे पश्चिमी नीति, ये देखिए ये है लेनिन और उसके बाद जस्ट स्टालिन आते हैं। लेनिन जो है वही कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ज्यादा फॉलो करते हैं, उसके बाद आते हैं स्टालिन। हालांकि ये बात करते हैं कि हम भी कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ही फॉलो करते हैं, लेकिन होता क्या है, ये थोड़ा सा अपना रवैया जो है वो तानाशाही दिखा देते हैं और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, यूएसए की ओर झुकाव। यूएसए समझता था कि भारत का झुकाव यूएसएसआर की ओर है, साम्यवादी गुट की ओर। अब देखिए एक आगे बात करते हैं, ठीक है, उनके बारे में दिया हुआ है जो आजादी के पश्चात फिर और कुछ मुद्दा हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। 1955 में नेहरू जी सोवियत संघ की यात्रा पर जाते हैं। जब उस टाइम ये स्टालिन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुछ संबंध धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगते हैं भारत और रशिया के बीच में। तो उसी दौरान नेहरू जी जाते हैं यूएसएसआर की यात्रा पे, है ना, और वहाँ जनता को वही जाएंगे तो वहाँ के जनता को संबोधित करें और वही बोलेंगे कि भारत जो है सिर्फ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करता है, बल्कि व्यापारिक संबंध के अलावा भी वो रशिया के सांस्कृतिक परिवेश से भी प्रभावित है ना। जिस देश में जाएंगे उस देश की जनता को तो बोलेंगे कि हम आपसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, हम आपसे, आपका रहन सहन हमको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वहाँ की जनता से बात करते हैं और उसके बाद उसको संबोधित भी करते हैं। उसी दौरान भारत में भी यात्रा पर आते हैं। कौन? जब लेनिन स्टालिन की मृत्यु होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं बुल्गारिन, है ना, वो भारत की यात्रा पर आते हैं। संसद को संबोधित करते हुए देखिए एक वक्तव्य बोलते हैं कि ये जो है ना भारत और रशिया संबंध सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, अपना तकनीकी सहयोग अनुभव भी भारत के साथ बांटने को तैयार है रशिया, है ना। मतलब रशिया यहीं से दिखा देता है कि मित्रता जो है वो सुदृढ़ता की ओर बढ़ चुकी है ना। वो सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, तकनीकी सहयोग जैसे हम बम, जैसे अभी हाल फिलहाल में दोनों देश के सहयोग से बना है ब्रह्मोस मिसाइल, तो तकनीकी सहायता, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी रशिया का भी यूज हुआ, भारत के लोग भी उसमें टेक्नोलॉजी का योगदान दिया, है ना। तो वही आर्थिक अनुभव के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ भारत जो है, भारत के साथ ये अपना तकनीकी सहयोग भी करेगी रशिया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट में बताते हैं, देखिए सोवियत संघ भारत के समर्थन करते हुए कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हैं, भारत का एक और सपोर्ट करके जाते हैं वैश्विक स्तर पर, है ना। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हैं और गोवा को पुर्तगाली को छोड़ने को कहते हैं, यानी कि उस टाइम 1955 की बात करते हैं, इसके बाद गोवा छोड़ करके जाता है पुर्तगाली, तो गोवा को भी पुर्तगाली को छोड़ने की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन देते हैं, किसको? भारत को, कि हम तुम्हारे साथ हैं। मित्र ऐसा होना ही चाहिए जो हमें हमेशा साथ दे, है ना, लड़ाई में गलत रहे सही रहे, कृष्ण सुदामा की तरह मित्र होना चाहिए जो हमको हमेशा साथ दे। आगे बढ़े, गलत रहे तो भी मित्र को साथ देना ही चाहिए कुछ हद तक। कर्ण और इसका दुर्योधन और कर्ण की मित्रता, जानता था कर्ण जानता था कि दुर्योधन जो है वो अन्याय कर रहा है, फिर भी दोनों बेचारा वो अन्याय को जानते हुए अपने मित्रता को सपोर्ट करता है ना। लेकिन यहाँ तो कोई अन्याय हो ही नहीं रहा। कश्मीर का मुद्दा जो है हमारा न्याय है ना, चूंकि विलय पत्र पर कश्मीर के राजा हरि सिंह दस्तखत किए थे और विलय पत्र में लिखा हुआ था कि जो ये विलय पत्र पर दस्तखत जो राज्य कर देगा वो भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा, और जो भारत का अभिन्न अंग बन चुका है वो भविष्य में कभी इससे अलग नहीं होगा। और विलय पत्र का यही लिखा हुआ ही था कि वो भारत से कभी अलग नहीं होगा। अगर कोई देश इसकी अखंडता को तोड़ने का काम करेगा तो हम ना एक एक आखिरी खून की बूंद के कतरा तक बहा देंगे अपना देश को सुरक्षा करने के लिए, है ना। वही हो रहा, और हमेशा सुरक्षा के लिए दिखाते ही आए पाकिस्तान वगैरह और भी अदर देश को, जम्मू कश्मीर को लेकर के, ठीक है।
1965 में देखिए हो गया, वही अभी मुद्दा पर चर्चा कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, आ गया यहाँ एंट्री मार दिया नालायक को, कोई नहीं। देखिए 1965 में कक्ष के रन को लेकर के, कक्ष के रन यहाँ देखिए भारत का मैप देखेंगे तो है ना, यही बात करेंगे, इतना यही है ना कक्ष के रन, सर्कलिंग रेखा यहाँ, इसको लेकर के विवाद शुरू होता है, और विवाद जो है वो युद्ध का रूप ले लेता है। अब जब युद्ध का रूप ले लेता है तो उस टाइम वैश्विक परिदृश्य पर चल रहा था कि कोई भी देश जो है, सब देश शांति की बात करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, क्योंकि दो वो ऑलरेडी महायुद्ध पूरा विश्व झेल चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, तो काफी हानि हुआ था, इस कारण सोचता था शांति स्थापित करके चले। फिर भी देखिए अमेरिका जो है इस स्थिति में पाकिस्तान का समर्थन दे ही रहा था, अपना आधुनिक टैंक उसको दे रहा था, है ना, आधुनिक हथियार दे रहा था। रूस समर्थन नहीं कर रहा था, और रूस क्या क्या, सोवियत संघ रूस जो था उस टाइम वो सुरक्षा परिषद का सदस्य था, और उसमें उसके पास वीटो पावर भी था, उसके माध्यम से भारत के और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई को कम करने का काम करते हैं ना, दोनों देश के बीच शांति समझौता का काम करते हैं, वो ताशकंद में समझौता होता है भाई, भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौता ताशकंद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री याकूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ने यथास्थिति पर दस्तखत कर युद्ध विराम की घोषणा की, है ना। वही लड़ाई में जब थक गया ये पाकिस्तान, सोच लिया कि भारत वाला पीछे हटने वाला है नहीं, हमेशा लात जूता खाने का आदत इसको पड़ गया है पाकिस्तान को, तो थोड़ा सा खा लिया लात जूता, संतुष्टि मिल गया, या शांति पर दस्तखत कर देते हैं। वही ताशकंद जो था वो यूएसएसआर का पार्ट था उस टाइम, वही समझौता कराते हैं, 2 बार बेचारा मेहनत करते हैं समझौता कराने में, पहला बार उधर रेडी में होता है कि नहीं हम अभी और लड़ेंगे, हाय अभी हमारे यहाँ खून। लाल बहादुर शास्त्री उसी टाइम एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान का, है ना, देश को बचाने में दो ही का हाथ है, किसान जो है वो हमारे लिए अनाज का उत्पादन करके हमारा पालन पोषण करते हैं, सीमा पर जवान जो है वो पहरा दे करके हमारे देश की रक्षा करते हैं 24 घंटा, वही नारा दिए थे जय जवान जय किसान का, वही लाल बहादुर शास्त्री, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये शांति समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सुधारने वाला तो है नहीं, फिर लड़ाई होगा। देखिए 1949 की बात करते हैं ना, अभी ये आजादी के पहले की है, आजादी के बाद का टाइम है, सॉरी आजादी के बाद का टाइम है, शीत युद्ध के काल का है। 1949 में भारत में कुछ हो गया, कुछ व्यापार होता है ना, क्या चीज का व्यापार होता है, भारत के पास चाय अच्छा खासा था, है ना, चाय का व्यापार होता है, जूट भारत उत्पादन करता था, पश्चिम बंगाल नंबर 1 है भारत में जूट उत्पादन में, है ना, तो भारत से ये सब का व्यापार होता था, बदले में भारत रूस से गेहूं और मक्का का आयात करता था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन का इतना घिनौना नौटंकी था, वो लोग टैक्सेशन के माध्यम से भारत के किसान की स्थिति को जर्जर करके चला गया था। अभी आज़ादी हुआ था तो भारत के किसान के पास खाने के लिए तो था नहीं, बेचारा बोएगा कहाँ से, बीज कहाँ से होगा, तो हम लोग आयात करते थे उस टाइम रसिया से, है ना, गेहूं और मक्का का आयात करते थे, बदले में चाय और ये सब जूट वगैरह का निर्यात करते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट में, अब देखिए आगे सुधरने वाला तो है नहीं, अभी जस्ट बोले थे। फिर 1971 में फिर नौटंकी शुरू कर देगा यही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को लेकर के, है ना। अब देखिए ये है पूर्वी पाकिस्तान, है ना, ईस्ट पाकिस्तान, और ये है वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, बस पॉलिटिकल मुद्दा था एक, है ना, और कुछ था नहीं। अवामी लीग एक पार्टी था शेख मुजीबुर रहमान के, वो चुनाव में खड़ी होते हैं पूर्वी बंगाल में, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान में। उससे पहले कुछ मुद्दा था, मुद्दा ये था ना कि ये अपने आप को बड़े लीड क्लास से समझते थे, कहते थे तुम गधा हो, बेवकूफ हो, तुमको कुछ आता नहीं है ना। तो अब लीड क्लास को प्रूफ करने के लिए ना ये उर्दू भाषा जबरदस्ती लोग पर थोपे, और यहाँ का भाषा क्या है, बंगाली भाषा है ना, यहाँ का भाषा बंगाली है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं किए कि नहीं मेरा बंगाली ठीक है, उर्दू भाषा हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और वही भाषा का विवाद लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चुनाव होता है, चुनाव में जो है अवामी लीग पार्टी का एक नेता रहते हैं शेख मुजीबुर रहमान, है ना, वो चुनाव में बहुमत लेकर के चले आते हैं, कौन, पूर्वी पाकिस्तान में।
एक और पार्टी रहती है पाकिस्तान पीपुल पार्टी, इसको समर्थन नहीं मिलता। अब पश्चिमी पाकिस्तान की पार्टी रहती है, ये जाता है गुस्सिया कि हम तो होशियार थे, हमको मिला नहीं समर्थन। गुस्सा जाता है तो क्या करता है, इनको यहाँ का शासक नहीं नियुक्त करता है, और क्या करता है, ले जाकर के पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बना देता है। लो हो गया। जैसे पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बनाता है, यहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाता है, यहाँ गृह युद्ध शुरू कर देता है। यहाँ के लोग पूरा मारना उड़ना आपस में लड़ने शुरू कर देते हैं। लड़ना शुरू करता है तो पाकिस्तान यहाँ से सेना भेज देता है, जाओ लड़ रहा है, और वो सब के अंदर वाले को मारना शुरू करते हैं। अपने ही लोग को मार रहा था। इससे बहुत सारे शरणार्थी, करीब 1 करोड़ के आसपास पूरा भारत में भाग करके आए थे उस टाइम। अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हुआ, विदेश से आया इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम भारत में, तो पाकिस्तान को लगा कि इंडिया तो बोलेगा नहीं, यहाँ लेडीज प्रधानमंत्री और वैसे भी कुछ बोलती नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, है ना। उसको पता नहीं था कि भाई स्त्री जो है वो महायुद्ध कराई है इतिहास में, है ना। इतिहास उठा के देखे तो, और बड़े बड़े युद्ध को जितवाने में भी हाथ है। लक्ष्मीबाई देख लीजिए, है ना। इतिहास में बहुत सारी वीरांगना, कोई नहीं, उसमें से अब इंदिरा गांधी को ले लिया हल्के में। अब यहाँ से क्या करता है, सेना भेज देता है, यहाँ लड़ना शुरू करता है। यहाँ के पार्टी पहुंच जाता है दिल्ली आके कहता है इंदिरा गांधी को कि हमको बचाइए और हमको एक पूरा ये स्वतंत्र चाहिए पश्चिमी पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय विदेश से भी आने लगता है भारत में, काहे कि पश्चिमी पाकिस्तान ब्लेम क्या कर देता है कि जो हो रहा है ना, हमारे देश में अशांति जो अंदर में जो लड़ रहा है ना, ये सब हिंदुस्तान की किया धरा है ना। हिंदुस्तान पर ब्लेम कर देता है कि हिंदुस्तान जो आतंकवादी भेज दिया है वहां। विदेश से अमेरिका, रशिया, अदर देश वगैरह प्रेशर, ब्रिटिश और अमेरिका खास करके प्रेशर बनाना शुरू करता है भारत पर कि देखो ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करवाओ। भारत क्या करता है इसमें, भारत लड़ाई बंद करवाने के लिए कोशिश करता है, यहाँ भेजता है आर्मी, है ना। यहाँ आर्मी भेजता है और कूटना शुरू करता है इसका पार्टी को, इसका आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को जब कूटना शुरू करता है तो यहाँ से संदेश भेजेगा, यहाँ से कहता है कि लेकर के जाओ रसद सामग्री, कूटे लगी, किसको, भारत के कूटे लगी। अब भारत वाला आर्मी को कूटेगा तो भारत वाला जाए देगा, रोक देता है यहाँ, जाओगे कहाँ उधर, है ना। पूरा हिंद महासागर में ब्लॉकेज लगा दिया कि हम तुमको अब जाने नहीं देंगे।